अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे? क्या उनकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। व्हाइट हाउस के बाहर देख रहे हैं आप, ये अमेरिकी लोग हैं। दुनिया भर में तो ट्रंप का विरोध हो रहा है, लेकिन अमेरिका में उनका विरोध कैसे हो रहा है सुनिए जरा। ये लोग सड़कों पर आ गए और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्रदर्शन यहां पर रुका नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ट्रंप ने जैसे प्रदर्शनकारी आए, उन्होंने कहा कि शिकागो में भी हम गार्ड्स को तैनात कर देंगे, तो शिकागो में भी उनका विरोध हो रहा है। देखिए आप, नो ट्रंप नो ट्रूप्स लिखा हुआ, और ये विरोध नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर है। और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें उलझ गए। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी हो रही है। देखा, ये लोग भी सड़कों पर आ गए। और अब मैं आपको दिखाता हूं, शिकागो में ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सीधे चुनौती दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को। सुनिए जरा। In this country who is a threat to white supremacy. As we stand in this moment today fighting for our loved ones, we are also literally standing in a moment where we are fighting about whether justice. This administration has waged war on anybody in this country who is a threat to white supremacy. As we stand in this moment today fighting for our loved ones. डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। और ट्रंप अभी भी अपने फैसले की वजह से पीछे नहीं हट रहे। ये देख रहे हैं आप, नेशनल गार्ड्स की तैनाती उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में कर दी और अलग अलग वाहनों के साथ नेशनल गार्ड तैनात किए गए। देखिए जरा। दुनिया भर को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप अमेरिका में ही घिरते जा रहे हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी से लेकर शिकागो तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप को अब जाना ही होगा जैसे नारे लगा रहे हैं। ट्रंप ने अगस्त महीने में वॉशिंगटन में अपराध बढ़ने को लेकर नेशनल गार्ड की तैनाती की, और नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने वाला आदेश ट्रंप के गले की फांस बन गया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हमारी राजधानी को हिंसक गिरोहों और अपराधियों ने घेर लिया। 2024 में हिंसक अपराध 30 साल से निचले स्तर पर पहुंचे। हम नेशनल गार्ड की मदद से कानून व्यवस्था बहाल करेंगे। तो देखा, ये प्रदर्शन जबरदस्त किया जा रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से उलझ गए। लेकिन आखिर क्या हो रहा है दर्शकों, आइए जरा आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया को धमका रहे थे, लेकिन ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही कैसा विरोध हो रहा है देख लीजिए। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ट्रंप को अब जाना होगा, डीसी को आजाद करो, ऐसे नारे लग रहे हैं। और वॉशिंगटन के बाद शिकागो में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो गई है और इसी को लेकर ट्रंप का विरोध हो रहा है। शिकागो में भी बड़ी संख्या में लोग आ गए।
नेशनल गार्ड्स को तुरंत हटाने की मांग की जा रही है। सिर्फ इतना नहीं, अगस्त महीने में ट्रंप ने वॉशिंगटन में पुलिस को कंट्रोल में ले लिया था और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740 लागू कर दी और इसी के तहत वॉशिंगटन की पुलिस अब सीधे ट्रंप के नियंत्रण में आ गई है। बड़ी बात क्या है, वॉशिंगटन डीसी की पुलिस वहां के गवर्नर के अधीन होती है और उन्होंने कहा हमारी राजधानी को अपराधियों ने घेर लिया है। 2024 में हिंसक अपराध 30 साल से ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, ये तर्क दिया गया। हम नेशनल गार्ड्स की मदद से कानून व्यवस्था को बहाल करेंगे और इसी के साथ ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। लेकिन ट्रंप के फैसले का नेताओं के साथ आम लोग विरोध कर रहे हैं और वॉशिंगटन की मेयर ने ट्रंप के अपराध बढ़ने के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा 2025 के पहले 7 महीने में अपराध 26% तक कम हो गया, सोचिए। और नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ अब कोर्ट केस भी दायर किया गया है। बड़ी बात क्या है, वॉशिंगटन डीसी के अटॉर्नी जनरल ने इसे संघीय कानून का उल्लंघन बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस पूरे मसले को लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ट्रम्प साहब को ये पहले सीख देना चाहिए, डिप्लोमेसी उनको मोदी साहब से सीखनी चाहिए। हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने एक चीज कही है, अगर आपकी दुश्मनी है किसी देश के साथ, दरवाजा भले ही बंद हो जाए, खिड़की खुली रखिए, मालूम नहीं कब आपको दोबारा दोस्ती करनी पड़ जाए उनके साथ। इंडिया फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर है। बट मिस्टर मैकडोनाल्ड, आई थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे फिर से एक वो जज्बा दे रहे हो कि मैं अपनी टांगों पर इतने मजबूती से खड़ा हूं और रहूं कि इस तरह के जो छोटे मोटे थपेड़े आप 25%, 50% के दोगे, मैं इसको सह जाऊंगा। दर्शकों, इधर ट्रंप का विरोध हो रहा है और उधर ट्रंप बार बार दुनिया को परेशान कर रहे हैं। और इस बार अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए। यहां पर बड़े बड़े सीईओ पहुंचे थे और ट्रंप के साथ डिनर किया। इसमें एलन मस्क नहीं थे, लेकिन मार्क जकरबर्ग थे। सुंदर पिक्चर ही थी और ये सीईओ पहुंचे हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब ट्रंप एक और बड़ी तैयारी कर रहे हैं, दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिएगा, ट्रंप के करीबी हैं, इसको फुल फ्रेम दिखाइए, लॉरा लूमर। और इन्होंने एक पोस्ट किया है दर्शकों, और इस पोस्ट में दावा किया गया है कि जो भारत के लगातार इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उसको लेकर अब अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यानी आईटी कंपनीज को लेकर जो आउटसोर्स करता है अमेरिका इंजीनियर्स को, उसे लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यह हमारे फेवर में रहेगा या नुकसान होगा, आइए जरा आपको बताता हूं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और अब ट्रंप भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला क्या है? ट्रंप की करीबी समर्थक लॉरा लूमर ने एक दावा किया है, भारत को मिलने वाले आउटसोर्सिंग के काम पर रोक लग सकती है। बड़ी खबर बता रहा हूं, अमेरिकी कंपनियां काम को भारतीय कंपनी से कराती हैं और भारत में कॉल सेंटर्स में बैठे लोग अमेरिकी लोगों को फोन पर मदद भी करते हैं। अब अमेरिका में ही ऐसे कॉल सेंटर्स खोलने की तैयारी हो रही है। गूगल, अमेज़न और कई ऐसी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत से आउटसोर्स करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनियां भारत में भी बिजनेस कर रही हैं। अब भारत अपने डेवलपमेंट सेंटर, रिसर्च सेंटर और कॉल सेंटर चलाती हैं। बड़ी बात क्या है? सवाल तो यह उठता है कि अमेरिकी कंपनियां भारत से आउटसोर्स क्यों करती हैं? तो समझिए, भारत में लेबर कॉस्ट अमेरिका की तुलना में काफी कम है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदे का सौदा है, फायदेमंद है। भारत में हर साल लाखों इंजीनियर्स तैयार होते हैं और पूरी तरह से स्किल्ड और अच्छी सर्विस देते हैं। भारत में TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां भी हैं जो पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसलिए अमेरिकी कंपनियां भारतीय टैलेंट पर भरोसा करती हैं। ट्रंप ने आउटसोर्सिंग पर भी टैरिफ लगाने की बात कह दी है। इससे 283 अरब डॉलर की आईटी इंडस्ट्री पर सीधे असर पड़ेगा। इस बीच ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी और कहा कि भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए तैयार हो। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर भी कोई डील हो सकती है और आईटी समेत तमाम कंपनियों के लिए कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। यानी इसे लेकर
अब पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? क्या इंडस्ट्री पर वाकई असर पड़ेगा? सुनिए जरा उन्हें। यूएस अगर हिंदुस्तान से आईटी की आउटसोर्सिंग बंद करता है तो यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और हिंदुस्तान के आईटी सेक्टर को भी कुछ नुकसान होने की संभावना है कि हिंदुस्तान से बड़े वायबल प्राइस पे, बड़े अफोर्डेबल प्राइस से आईटी सर्विसेज यूएस को मिलती हैं। अब यूएस अगर अपने यहां ही काम शुरू करेगा, सबसे बड़ा नुकसान है इन्फ्लेशन, क्योंकि यूएस में मैन पावर बहुत कॉस्टली है, तो वहां इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और यूएस ऑलरेडी इन्फ्लेशन से बहुत बुरी तरह परेशान है। दूसरा, वहां पे ये सारा सेटअप क्वालिटी वाइज बनाने में बहुत समय लगेगा। तो यूएस अगर हिंदुस्तान से आईटी की आउटसोर्सिंग बंद करेगा तो यूएस की इकोनॉमी के लिए, यूएस की कंपनीज के लिए और यूएस के नागरिकों के लिए बहुत बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं, जो ट्रंप हैं और उनके सलाहकार हैं वो भारत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी एलन मस्क को मीटिंग में नहीं बुलाया, एलन मस्क का ग्रोक एआई उन्हें जवाब दे रहा है और उनका फैक्ट चेक कर रहा है। लेकिन कैसे ट्रंप के करीबियों को सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करके आईना दिखाया जा रहा है, आइए जरा बताता हूं। ये आप देखिए, ये ट्रंप के करीबी हैं, पीटर नवारो। भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, इससे अमेरिका में नौकरियां खत्म हो रही है। नवारो कहते हैं भारत रूसी तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है, इससे होने वाली आमदनी से रूस को मदद मिलती है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन और रूसी लोग मर रहे हैं। नवारो कहते हैं यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका मदद कर रहा है, जिससे अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर भार बढ़ता जा रहा है। भारत सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेफ्टिस्ट अमेरिकी मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन ग्रोक से जब पूछा तो ग्रोक ने इसका फैक्ट चेक किया। भारत का रूसी तेल खरीदना मुनाफे के लिए नहीं है, भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है और भारत किसी भी तरह के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है। भारत भले ही अमेरिका पर कुछ टैरिफ लगाता है, अमेरिका को सेवाओं के क्षेत्र में भारत के साथ ट्रेड सरप्लस मिलता है। अमेरिका रूस से भारत के तेल खरीदने का विरोध कर रहा है और अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन अमेरिका खुद रूस से कई चीजें खरीद रहा है। एआई ने कहा यह अमेरिका की दोहरी नीति है, दोहरा मापदंड दिखाता है और ट्रंप के जो ट्रेड सलाहकार हैं वो भी इसे लेकर अब फंस गए हैं। लेकिन इसे लेकर देश भर में बयानबाजी शुरू हो गई है। सुनिए जरा कौन सा नेता क्या कह रहा है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, चाहे वो टैरिफ की हो, चाहे उसके विकल्प के रूप में, उस चुनौतियों के समाधान के रूप में ये जो कदम है, निश्चित तौर से मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और आप देखेंगे कि आज कितना भी दबाव हुआ, लेकिन भारत अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरह से कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 40 देशों में अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार अमेरिका के सामने बेबस क्यों है कि अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर कोई केस चल रहा है जिसमें उन्हें जेल होने की उम्मीद है। अडानी को बचाने के लिए ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते किसी भी हालत में। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप की गुंडागर्दी की वजह से, ट्रंप हाथ पकड़ के मरोड़ रहा है हमारे देश की सरकार का। ट्रंप की गुंडागर्दी की, ट्रंप के दबाव में हमारी मोदी सरकार ने देश भर के कपास के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी जी और ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों की कुंडली में एक ग्रह, और वो ग्रह है अपनी प्रशंसा का, अपने को सबसे ऊपर समझने का। और जब ये दोनों देश से ऊपर अपनी तस्वीर रखते हैं तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। भारत और अमेरिका के संबंधों में यही हुआ। ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में बनना चाहते हैं जिसकी जुबानी ही देश का कानून बन जाए। मोदी जी, ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से भारत की दोस्ती नहीं है, वो तो बस मोदी और ट्रंप की दोस्ती है। और अब मैं आपको बताता हूं, ट्रंप पूरी तरह फंस गए। और यही ट्रंप जो कल तक चीन का विरोध कर रहे थे, अब खबर यह है कि जिनपिंग से मुलाकात करने वाले।
सोचिए आप, जो कल तक चीन के विरोध में थे, अब मुलाकात की खबरें आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। किम जोंग उन, इनसे भी ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप ने एकाएक नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और जिनपिंग से मुलाकात का वक्त क्यों निर्धारित किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, और ट्रंप रोज रोज बयान भी बदल रहे हैं और अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। आइए जरा इसकी वजह आपको मैं विस्तार से समझाता हूं। ट्रंप मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात पर बार बार बयान देते हैं। हमने चीन के हाथों भारत रूस को खो दिया है, कहते हैं। ट्रंप अब खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, साउथ कोरिया में ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। खबर यह है कि अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में यह बैठक होने वाली है। साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन है और ट्रंप इसी सम्मेलन में जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। खबर क्या है, इस दौरान व्यापार, रक्षा और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। साउथ कोरिया के दौरे के दौरान ट्रंप किम जोंग से भी मिल सकते हैं, जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। किम जोंग शिखर सम्मेलन में आएंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। अमेरिका में पत्रकारों की बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा है कि मैं किम से मिलूंगा, हमारी बातचीत होगी, मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम संबंधों को और बेहतर बनाएंगे। मूव कीजिए। कोरिया प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में सीमा विवाद है और कुछ दिन पहले किम के सैनिक साउथ कोरिया में घुस गए थे। उसके बाद साउथ कोरिया ने फायरिंग कर उन्हें भगा दिया था और ट्रंप ने अभी किम की मुलाकात की बात कही है और किम की मुलाकात से क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। इसके पीछे यही बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप जो रोज बदल रहे हैं, उनके देश में उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब देखना यही है कि उनकी कुर्सी जाती है या रहती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी बात कह दी है योगी आदित्यनाथ ने और अपराधियों को वार्निंग दे दी है 501 में। दिखाता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ सीधे कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे से रहें, नहीं तो जेल में रहेंगे या फिर जहन्नुम में रहेंगे। और उसी की एक तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं, कैसे उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये बागपत की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये हिस्ट्री शीटर सलमान है, ये बदमाशी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर किया तो अब चलने लायक नहीं रह गया है। तो ये बागपत में हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ है और आज एक और जगह एनकाउंटर हुआ है। दिखाता हूं आपको। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, देख रहे हैं आप, हत्या का आरोपी है, ये भी भाग रहा था और इसके भी पैर में गोली मारी गई और इसे भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। यानी जो गलत करेगा बाबा के राज में उसका एनकाउंटर किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। आगरा में भी ऐसा ही हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कैसे ये लंगड़ा कर चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा है उसके बाद लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है। तो देखा, योगी आदित्यनाथ उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं जो लोग मानते नहीं हैं। और इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। फिरोजाबाद में जो कल बवाल कर रहे थे 12 वफात के जुलूस में, आज देखिए जरा उनकी हालत क्या होगी और सुनिए जरा कैसे माफी मांग रहे हैं। कल तक जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, आज देखिए जरा कैसे लाइन में लगकर माफी मांग रहे हैं और अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। दो 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। यूपी में ताबड़तोड़ गिरते अपराधियों के विकेट और फायर ब्रांड योगी की माफियाओं को आखिरी वार्निंग। यूपी के इतिहास में अपराध के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का आगाज। 27 के पहले ये किसके सफाई की योगी ने शपथ ली है।
दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। 15,000 एनकाउंटर और 200 से ज्यादा बदमाशों के खात्मे के बाद यूपी में वो कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है जिसका ऐलान आज योगी ने कर दिया है। अपराध मुक्त यूपी का ट्रेलर तो सबने देखा, अब अपराधियों की योगी कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं? नंबर बताएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, अपराध के खात्मे से 27 में विजय का योगी मंत्र समझाएंगे। बस देखते जाइए। योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर लिया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपराधियों को योगी आदित्यनाथ ने क्या मैसेज दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसा मैसेज दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, सीएम योगी ने आज अपराधियों को बड़ी वार्निंग दी है। जी पटाइए। अपराधी और बदमाशों को लेकर बड़ा चेता दिया है योगी आदित्यनाथ ने। उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी संदेश दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले गुंडाराज हुआ करता था। 2017 से पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन 8 साल में हमने यूपी को अपराध मुक्त कर दिया है। अपराधियों को एक ही संदेश दिया है, यूपी छोड़ो या फिर जेल चले जाओ। और योगी ने कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, बहन बेटियों को दिन में भी बाहर निकलने से डर लगता था, लेकिन आज यूपी में दंगाइयों की कोई जगह नहीं बची है। गणेश उत्सव 12 वफात में कोई गुंडागर्दी या दंगा नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण। यानी योगी का अपराधियों और उनके आकाओं को संदेश साफ साफ है, यूपी में ना अपराधी बचेंगे ना उनको संरक्षण देने वाले। और योगी ने जो कहा है वो उसकी बानगी उत्तर प्रदेश में दिखा भी रहे हैं और यूपी पुलिस उसको लेकर काम भी कर रही है। अब दर्शकों, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी, इलाज गरीबों को तब मिलेगा जब बीजेपी जाएगी, बिजली तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, महंगाई कम तब होगी जब बीजेपी जाएगी। इसलिए बीजेपी हटाओ और आप लोग भी आजादी पाओ। देखा अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी हटाओ तभी कुछ होगा। लेकिन इधर देखिए आप, पुलिस वालों की परीक्षा चल रही है। यानी योगी आदित्यनाथ जो अपराधी हैं उन्हें तो हटा रहे हैं और इधर नए पुलिस ऑफिसर्स तैयार किए जा रहे हैं जिनके जिम्मे होगी आपकी सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, ताकि कोई भी गलत काम ना कर पाए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। बावजूद इसके अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर उनकी पार्टी के नेता खड़े नहीं उतरते। देख रहे हैं आप, ये अखिलेश के जो बगल में खड़े हुए हैं ये उनके पूर्व सांसद हैं और इन्होंने धर्मांतरण के लिए एक पूरा नेक्सस बनाया हुआ था, इसको लेकर खुलासा किया गया है और अब ये भी रडार पर आ गए हैं। लेकिन अब तस्वीर एक और दिखाने वाला हूं आपको मैं, क्योंकि ऐसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। सोचिए आप, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। इस सोसाइटी का नाम है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। यहां पर कहा गया है कि हलाल माहौल मिलेगा और अब तक यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन दर्शकों, थोड़े दिन पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी। ये देख रहे हैं आप, मुंबई में भी एक ऐसी ही सोसाइटी बन रही थी। तो सवाल यह खड़ा होता है, ये हलाल एनवायरनमेंट वाली सोसाइटियां एकाएक कैसे बनने लगी हैं और इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि मुंबई में भी ऐसी सोसाइटी बनी और अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी ऐसी सोसाइटी बनेगी। लेकिन बताते हैं इस पर क्या एक्शन होगा। योगी जिस यूपी को अपराध मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं, उस यूपी में अब्दुल्ला गैंग ने एक कट्टर साजिश रची है। दर्शकों, यह साजिश नोएडा से सटे मेरठ में की जा रही है।
बड़ी बात क्या है, यहां अब्दुल्ला नाम की टाउनशिप है, ये जो देख रहे हैं आप, ये टाउनशिप का गेट है और इस टाउनशिप में सिर्फ मुसलमानों को बसाया जा रहा है ताकि सोसाइटी में मुसलमानों को हलाल माहौल दिया जा सके। सोचिए आप, इस टाउनशिप में हिंदुओं को घर, प्लॉट कुछ भी खरीदने की इजाजत नहीं है। यानी यूपी की सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। सिख, जैन, बौद्ध समाज के लोगों को भी इस सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलने वाली। अब तक इस टाउनशिप में 90% प्लॉट सिर्फ मुस्लिम खरीदार ही हैं। सोचिए आप, और इसका मकसद क्या है? मेरठ के चारों तरफ मुस्लिम आबादी को तेजी से बढ़ाना। और अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जमीन गैंगस्टर शारिक के परिवार से जुड़ी हुई है। दर्शक, 2017 से पहले मेरठ को दंगों का शहर कहा जाता था और मेरठ को योगी ने अब विकास के दम पर नई पहचान दिलाने की कोशिश की है। अब उसी मेरठ में इस्लामीकरण स्टेट वाली साजिश का खुलासा हुआ है। यह तस्वीर तो दर्शकों आपने देख ली है, लेकिन अब इसे लेकर क्या कह रहे हैं योगी के मंत्री, सुनिए सर। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। और इस तरह का समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एंट्री को तो मैंने किया, लेकिन जो मेरे पास विजुअल आया है और जो मैंने उनकी जो बिल्डर्स ने अपने वहाँ पर लगा रखा है ऑफिस में, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है। उसमें मस्जिद वहाँ पर दिखाई गई है और बिना किसी नक्शा स्वीकृत किए यदि इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ हो रही हैं तो हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम लोग कार्रवाई कराएंगे। अब यहाँ जांच की बात की जा रही है, लेकिन हमने भी अपनी पड़ताल की और हम पहुंचे मेरठ में, उसी सोसाइटी में। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही रेसिडेंसी है जिसे लेकर के विवाद इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल इस रेसिडेंसी को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन है, यानी हिंदुओं की नो एंट्री है। अगर हम बात करें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के राज्य ऊर्जा मंत्री की, तो उन्होंने भी इसे लेकर के ये आरोप लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने डीएम को पत्र लिख करके इसकी जाँच के लिए भी और कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो रेसिडेंसी बना रहे हैं उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारे हिंदूज जो है उन्होंने भी यहाँ पे अपने प्लॉट जो है ऑलरेडी लिए हुए हैं, उनके नाम पर यहाँ पे प्लॉट रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी विधायक और बीजेपी मंत्री की, तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि अंदर चूंकि रेसिडेंसी है, एक बहुत बड़ी रेसिडेंसी है, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये रेसिडेंसी चूंकि बन रही है, तो उनका यही आरोप है कि अंदर जो नक्शा दिया गया है उसमें एक मस्जिद का भी नक्शा दिया गया है और पूरी तरह से ये एक साजिश का हिस्सा है। हालांकि पूरी कार्रवाई की बात भी उन्होंने की है और कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वाकई में अब्दुल्लापुर रेसिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन है या नहीं। देखा दर्शकों आप, ये पूरी रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में साजिश की जा रही है, लेकिन इसे ही लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। इसको मूव कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे पूरी तैयारी की जा रही है और इसे लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कैसे एक दूसरे पर इसे लेकर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी लखनऊ में यूपीपीएससी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने यूपी के विकास और इतिहास पर बात की। योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि सालों तक यूपी के विकास को रोका गया है। सपा बसपा के कार्यकाल से यूपी बदहाल हो गया है। यूपी के जीडीपी में भारी गिरावट है। 2016 तक यूपी का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया है। 2016 वो साल था जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। अब सीएम योगी ने यूपी की आर्थिक बदहाली के कई कारण बताए। कहा यूपी की नीतियां स्वार्थ को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और परिवार के हित के संरक्षण के लिए नीतियां बनाई जाती थी। इसी वजह से यूपी एक बीमारू राज्य बन गया था। यूपी के लोगों को रात में डर लगता था। व्यापारी यूपी से पलायन करने लगे थे। 8 साल पहले तक यूपी में कोई उद्योग भी नहीं लगा था, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद तस्वीर तेजी से बदल गई है। हमने यूपी के विकास को ध्यान में रखा, अपराधी माफियाओं को पूरी तरह से खत्म किया।
यूपी को हमने 8वीं अर्थव्यवस्था से नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। और योगी के इस बयान का इशारा सीधे अखिलेश सरकार की तरफ था। लिहाजा अखिलेश यादव भी अपने कार्यकाल के बचाव में कूद गए। उन्होंने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि यूपी का विकास तो हमने ही किया था, अब यूपी का विकास तभी संभव है जब बीजेपी की सरकार जाएगी। इस अटैक के बाद यूपी का सियासी पारा बढ़ गया। राजनीतिक पंडित इसे 27 की लड़ाई बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास पर यूपी में 27 का युद्ध होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसी तैयारी है। अगर विकास पर युद्ध होगा तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये तस्वीर जरा आप देखिए। दोनों दावे किए जा रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने तस्वीर बदली, लेकिन कैसी तस्वीर बदली गई है दिखाइए जरा फुल फ्रेम। तो देखा आप, क्रिकेट भी खेला जा रहा है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, रोबोट से मिले हैं योगी आदित्यनाथ। ये रोबो आया है उन्हें टॉस का क्वाइन देने के लिए। देख रहे हैं आप, ये आता है और योगी आदित्यनाथ को क्वाइन देता है और योगी आदित्यनाथ उसी से टॉस करते हैं। ये तस्वीर आपने देखी है जहां योगी आदित्यनाथ ने टॉस किया, यानी सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ बैटिंग कर रहे हैं और उधर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। लेकिन तय आपको करना है कि विकास किसने किया है। इसे लेकर राजनीति भी होने लगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो, क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां मौजूद सांसदों ने उनके साथ सेल्फी ली। ये देख रहे हैं आप, सेल्फी में पता चला कि पीएम आखिरी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये एक सेल्फी नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए। रवि किशन ने भी एक तस्वीर खींची है, देख रहे हैं आप। इसमें प्रधानमंत्री पीछे कहीं कोने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति का ही हिस्सा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी बैठक कर रही है और उधर राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए। यह बाकायदा बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है और बताया गया कि राहुल सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए भारत में थे, प्रचार किया और अब मलेशिया में छुट्टी बिताने गए हैं। इसलिए अब दोनों की चर्चा की जा रही है। यानी एक तरफ राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम सांसदों की मीटिंग कर रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि जब यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिर चुनाव मैदान में आएगी और फिर अलग अलग तरह की बातें की जाएंगी। लेकिन इसे लेकर क्या बैठक में बातचीत हुई है, आइए आपको बताता हूं। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप का आज पहला दिन था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीर आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। बीजेपी के सांसदों ने तस्वीर को शेयर भी किया है। सांसद रवि किशन ने भी एक तस्वीर पोस्ट की है और उनकी सेल्फी में पीएम मोदी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी की वर्कशॉप थी और कार्यक्रम में पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। पीएम को यह सम्मान बीजेपी सांसदों ने जीएसटी में सुधार के लिए दिया है। बैठक में बीजेपी की सियासी रणनीति पर भी चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर बिहार का, बीजेपी के सांसदों से भी बैठक में फीडबैक लिया गया है, जिससे बिहार चुनाव में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।
इसके अलावा वर्कशॉप में चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरह बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा हावी हो रहा है, उसे बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है और इस बैठक में तमाम मसलों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कहा गया है। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? राष्ट्रव्यापी अगर इसे प्रयास करेंगे तो अभी तो आंदोलन बिहार व्यापी था, जिसे जनता का अपार समर्थन मिला, और अगर पूरे राष्ट्र में एसआईआर लागू करके वोट चोरी करेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इसका विरोध करेगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, बात बिहार की हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार भी एक कदम आगे चल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? चुनावी मिशन पर एनडीए है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक कदम आगे चल रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आज हुआ क्या। नीतीश कुमार एक मंच पर पहुंचे थे, दर्शकों को दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये मंच पर खड़े हुए नीतीश कुमार, और आज इन्होंने वहीं से ऐलान कर दिया कि प्रत्याशी कौन रहेगा। सुनिए जरा क्या हुआ उस दौरान। ध्यान दीजिएगा, यानी अभी टिकट बटे नहीं है, टिकट तय नहीं हुआ है, सीटें तय नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि भाई इन्हें जिताइए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार बक्सर के दौरे पर थे और योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन अचानक पूर्व विधायक संतोष निराला को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अपील करने लगे कि इन्हें जिताइए, ये आपके लिए काम करेंगे। ये फैसला उस वक्त लिया जब सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आमने सामने। सीट बंटवारे को लेकर बात चाल चरित्र तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ अब तक महागठबंधन की गोटियां भी फिट नहीं बैठी हैं। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी के बीच कई राउंड की बैठक हो चुकी है और इसमें सीट बंटवारे के साथ साथ नए सहयोगियों को जोड़ने पर चर्चा है। पशुपति पारस की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने पर सहमति बन गई है। हालांकि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये अब तक साफ नहीं है, और ना ही नीतीश कुमार जो एक कदम आगे चल रहे हैं एनडीए में, ये साफ है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। एनडीए में तालमेल नहीं बनेगा तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं? अब तो जवाब वही लोग देंगे ना। इन लोगों को सत्ता के भूखे लोग हैं, बस कुर्सी चाहिए, भाड़ में जाए जनता, इनकी ये सोच है। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर से आप नहीं तो आपके परिचित या कोई ना कोई तो जरूर जुड़ा हुआ होगा। कैंसर मरीजों के लिए, दुनिया भर के कैंसर मरीजों के लिए एक गुड न्यूज आई है। दर्शकों, दिखाते हैं आपको हुआ क्या है। कैंसर वैक्सीन से ठीक हो जाएगा। कैंसर को लेकर अब बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, यानी कैंसर पर अब जीत हासिल कर ली है। इसकी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है रूस से। दर्शकों, दिखाता हूं आपको। रूस ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है और ये पूरी तरह कैंसर को ठीक कर सकती है। बाकायदा आज इसका ऐलान भी किया गया है। ये दुनिया भर में जितने भी कैंसर के मरीज हैं, क्योंकि कैंसर जैसी घातक बीमारी जिसका इलाज नहीं है और उसकी अगर वैक्सीन बनती है तो ये वाकई मानव जाति के लिए विजय से कम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये mRNA रूस की mRNA वैक्सीन है जिसने कैंसर को खत्म करने का दावा किया है और कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से कैंसर को मिटा देगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वैक्सीन कैसी रहेगी, इसे तैयार कैसे किया गया है, क्या इसका ट्रायल भी हो गया है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। आइए जरा आपको बताते हैं। दुनिया के लिए रूस से, जहां के पुतिन राष्ट्रपति है, वहां से बड़ी खुशखबरी आई। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस की मेडिकल एजेंसी ने इसकी घोषणा भी की है।
वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की भी तैयारी हो गई है दर्शकों। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, ये दुनिया भर के लिए वरदान होगी। वैक्सीन बनने से कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल से रूसी वैज्ञानिक इसे बनाने में लगे हुए थे और वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा हो चुका है। 60 से 80% तक वैक्सीन के रिजल्ट भी आए हैं। mRNA वैक्सीन का बार बार इस्तेमाल भी हो सकता है। मरीज के आरएनए के मुताबिक इस वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जो कोलोरेक्टल कैंसर में भी वैक्सीन के लिए कारगर साबित होगा। और इस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, क्योंकि दुनिया भर में इस वैक्सीन को सफल माना जा रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं, कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में लोगों को परेशान करती है। अब रूसी वैक्सीन से भारत को भी मदद मिलेगी, क्योंकि भारत सामूहिक रूप से प्रयास हुआ है। आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है। अरे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, 2 की 4 बना लो, 4 की 6 बना लो, 6 की 8 बना लो, पता नहीं क्या बात है। जब जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं वो सिखाना स्टेडियम में, जनता भाग जाती है वहां से। जनता नहीं रहती उस स्टेडियम में। जैसे ही जनता को पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मैच देखने आ रहे हैं, सब जनता हट जाती है। और मैं कहूंगा आपसे, अगर स्टेडियम भरा हुआ रहा हो तो उसकी फोटो दिखाओ, और मुख्यमंत्री जाने के बाद खाली रहा हो तो उसकी फोटो दिखाओ। अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं इस पर भी, लेकिन इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए। सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से आज हर जिले के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में देश में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सबसे तेज गति से लोगों को सजाएं मिल रही है। जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल खड़ा किया है और इसलिए अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है। ये वही सरकार है जिसने नौजवानों से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने पे लाठी चलती है, किसानों पे लाठी चलती है, माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें करती है, अपराध मुक्त होने की बात करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके घूमते हैं। रोज उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो हर मोर्चे पे फेल नजर आती है। तो देखा आपने, समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है, लेकिन पूरा विपक्ष एक मुद्दे को लेकर निशाने पर नहीं ले रहा है। एक और मुद्दा है जो बिहार में चल रहा है और अब ये पूरे देश में लागू होगा। मैं बात कर रहा हूं एसआईआर की। जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारी है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसको लेकर राहुल के नेता धमकी दे रहे हैं। सोचिए आप, ये कांग्रेस के नेता हैं और सीधे इन्होंने एसआईआर पर धमकी दे दी है। चाचा बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है, पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। चाचा बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले सुना, ये सीधे धमकी दे रहे हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे पहचानते नहीं है क्या। लेकिन ये वही नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ। या मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि ऐसा ही विरोध बिहार में हो रहा है और बिहार में राहुल ने, तेजस्वी ने बाकायदा इसके लिए यात्रा भी निकाली है। लेकिन अब ये आग पहुंच गई है बंगाल। तस्वीर दिखाइए, झारखंड बिहार के बाद पहुंच गई है बंगाल और सिलीगुड़ी में आज एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी यहां भी मैदान में उतर गई है, टीएमसी भी मैदान में उतर गई है, यानी पूरा विपक्ष इस प्रक्रिया के खिलाफ में आ गया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार हिंसक राजनीति करती है, ऐसा बीजेपी कहती है। आज उनके नेता ने खुलेआम धमकी दी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए एमबीएस। পশ্চিমবঙ্গ এটা আমরা বাঙালিরা তোমার মুখে কথা বলার জায়গা রাখো না, এসিড দিয়ে তোমার মুখ থেকে পুড়িয়ে দিও, তুমি এটা জেনে রাখো।
कहता बांग्लादेश भेज देंगे। इरफान अदा का कब्र खोद देगा जाता है। ये कभी कोई सर तन से जुदा करना चाहता है इंडिया अलायंस में HM का, कभी कोई कब्र खोदना चाहता है, ये उनकी मानसिकता है। कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। बिहार के बाद पूरे हिंदुस्तान में SIR की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसकी भनक लगते ही अंसारी और रहीम जैसे नेता धमकी पर उतर आए हैं। कहता बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले, इरफान अदा का कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अदा को। इनकी बौखलाहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रक्रिया से बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, अगर यही फॉर्मूला बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड के रास्ते पूरे देश में लागू हो गया तो कईयों की सियासी दुकान बंद हो जाएगी। बस फिर क्या था, जैसे ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हवा चली, विरोधी खुलकर धमकी देने लगे। देखा आप, ये खुलेआम धमकी दी जा रही है और ये संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को भी धमकी है। दिखाता हूं आपको हो क्या है। बिहार के बाद पूरे देश में SIR की तैयारी हो रही है दर्शकों, और इसी सिलसिले में आयोग ने 10 सितंबर को एक बैठक बुलाई है जिसमें SIR से जुड़ी हुई तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग बिहार के बाद कई राज्यों में SIR करेगा। वो राज्य अहम है जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें असम है, केरल है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है जहां से ममता दीदी आती है। ऐसे में कांग्रेस और TMC फिर SIR के विरोध में खड़े हो गए। कांग्रेस के नेता जो राहुल के बगल में खड़े हुए हैं, इरफान अंसारी, वो खुलेआम मंच से धमकी देते हैं। इरफान अंसारी कहते हैं कि झारखंड में बीजेपी की कब्र खोद दूंगा। अंसारी ने कहा कि बीजेपी का पक्का इलाज करना होगा। झारखंड के साथ साथ विरोध बंगाल में तेज हो गया है और कांग्रेस के बाद पश्चिम बंगाल में TMC से लेकर फायर है। TMC नेता ने बीजेपी MLA पर एसिड अटैक की धमकी दे दी है। TMC नेता अब्दुल रहीम ने खुलेआम ये धमकी दी है। उन्होंने कहा कि एसिड डालकर आवाज बंद कर दूंगा। बीजेपी ने इसे इंडिया अलायंस की खींच बताया है और कहा कि पूरी प्रक्रिया देश भर में लागू की जाएगी और इसे लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इसे लेकर क्या कहा गया है बीजेपी की तरफ से, सुनवाते हैं आप। इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े नेता राहुल गांधी के मित्र इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों की वो कब्र खोद देंगे। ये कभी कोई सर तन से जुदा करना चाहता है इंडिया अलायंस में HM का, कभी कोई कब्र खोदना चाहता है, ये उनकी मानसिकता है। अब इधर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और उधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आज तैयारी की एक तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान खींचा। इस तस्वीर में आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए हैं और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए आप, आखिरी में मोदी खड़े हुए हैं। बीजेपी की आज वर्कशॉप थी और इसमें मोदी आपको आखिरी पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और रूस दोस्त हैं और इसकी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन भारत के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको बताता हूं दर्शकों, क्योंकि भारत में भी अभी कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको काफी दिक्कत होती है कैंसर की वजह से। और कैंसर का मकड़जाल कुछ ऐसा है। कैंसर की सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल है दर्शकों। अनहेल्दी खान पान, फास्ट फूड आपको कैंसर की तरफ ले जाता है। फिटनेस की कमी, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं तो भी आपको कैंसर हो सकता है। एयर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी वजह है कैंसर की। और पानी में मौजूद हानिकारक केमिकल्स भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। फर्टिलाइजर वाली सब्जियां और फलों का सेवन भी आपको कैंसर की तरफ ले जाएगा। शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने की वजह से कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। कई जेनेटिक फैक्टर्स भी कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं दर्शकों। भारत में तेजी से कैंसर के मरीज बढ़े हैं और
2024 में पूरे भारत में 15 लाख से ज्यादा मरीज है कैंसर के। यूपी में पिछले साल सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज मिले। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल रहा। कैंसर से पिछले साल 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमारे देश में कैंसर के इलाज के लिए कई अस्पताल हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को कई लोगों ने मात भी दी। दिखा रहा हूं मैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और एक्ट्रेस लिजा रे, फिल्म निर्देशक अनुराग बसु, एक्टर संजय दत्त, एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, एक्ट्रेस हिना खान और किरण खेर, ताहिरा कश्यप, मुमताज, गौतमी, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने कैंसर को मात दी है। राकेश रोशन भी कैंसर को मात दे चुके हैं। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन बनती है तो दुनिया के लिए वरदान होगी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। आज रशियन FMVA ने ये दावा किया कि एंट्रोमिक्स जो एक वैक्सीन है, जो बेसिकली पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन है, इसकी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पूरी हो गई है और इसमें ये पाया गया है कि ये ट्यूमर के साइज को कम करता है और साथ में ट्यूमर रिग्रेशन, करीब करीब इसकी एफिकेसी 60% देखी गई। कोई सेफ्टी इशू नहीं पाया गया, कोई बहुत बड़ा एडवर्स रिएक्शन नहीं पाया गया। एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से इसको दिया जाता है। प्राइमरली ये कोलोरेक्टल कैंसर के लिए तैयार होगा और उसके बाद इसको ग्लायोब्लास्टोमा और मेलानोमा जैसे कैंसर में भी यूज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खोज है और ये शायद पूरी कहिए कि कैंसर के ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से ये कहिए कि जीवंत कर देगी, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन सिवाय प्रिवेंशन के लिए जो ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन है, जो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता था, ऐसा कोई वैक्सीन था नहीं। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा ट्यूमर सेल्स के रिकॉग्निशन के लिए और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अब मैं आपको दर्शकों एक और बड़ी और अहम खबर बता रहा हूं जिसके आज देश भर में चर्चा है, दुनिया भर में चर्चा है। कई जगह पर चंद्र ग्रहण देखा भी जाएगा। आपको बता रहा हूं चांद पर ग्रहण, और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रहण है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देश भर से तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं चांद की। चांद पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं ग्रहण कैसे छा रहा है, और यही बात आपको भी सता रही होगी कि ये कैसे और कितना प्रभावी रहेगा। हम आगे बताएंगे, आपको तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में भगवान के कीर्तन चल रहे हैं, पूजा पाठ नहीं होता, सूतक काल चल रहा है, लेकिन कहा गया है कि जब भी ग्रहण होता है भजन और कीर्तन किए जाते हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन तस्वीरों को। देश भर से अलग अलग तस्वीर आ रही है जहां पर भजन कीर्तन चल रहे हैं। मंदिरों में सूतक काल में कीर्तन किए जा रहे हैं, वहीं आप ये चांद की तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली में कई वैज्ञानिक हैं, कई साइंस प्रेमी हैं जो इस ग्रहण को देख भी रहे हैं। और अब हम आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं, इस समय चांद कैसा दिख रहा है। ये आप जरा फुल फ्रेम दिखाइए, चांद कैसा दिख रहा है ये आप देख सकते हैं। दुनिया भर में यह ग्रहण देखा जा रहा है और आप इसे देखिए, धीरे धीरे चांद की तरफ ग्रहण दिखाई दे रहा है। कुछ घंटे बाद ये ग्रहण और ज्यादा दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण को लेकर आपने भी कई तरह की मान्यताएं सुनी होंगी, कई तरह के साइंस क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन हम बताते हैं ये ग्रहण कितना खास है। चंद्र ग्रहण की बड़ी बात है, साल 2025 का दूसरा और अंतिम ग्रहण है। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है। सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने के कारण ग्रहण होता है और 122 साल बाद भारत में अनोखा चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। रात 9:58 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी दर्शकों, यानी अब से कुछ देर बाद, और 8 सितंबर रात 1:26 पर ग्रहण खत्म होगा। ये बहुत लंबा है। इस बार चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारत के अलावा न्यूजीलैंड, अमेरिका में भी इसे देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण के वक्त मंदिर के कपाट बंद हैं और भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। अब इसे लेकर दर्शकों हमने लोगों से बातचीत भी की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ग्रहण के दौरान कुछ रेडिएशंस जो है
हानिकारक रेडिएशंस वो रहते होंगे। इसके कारण उन्होंने इस समय के दरमियान, ग्रहण के समय के दरमियान कुछ भी प्रवृत्ति का करना मना किया है और उस दौरान भगवान की भक्ति करना, भजन करना ये बताया गया है। बहुत सालों के बाद भारत में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है हमको आज देखने को प्राप्त होगा। तो नियम के अनुसार हम लोग आज पूरा टाइम कीर्तन करेंगे। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि हो सके उतना भगवान के नामों का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, क्योंकि आज जो है भागवतम समाप्त हुआ था। तो देखिए, ये खगोलीय घटना होती है, नेचुरल इवेंट है, इसको जरूर देखना चाहिए, इसको से वंचित नहीं होना चाहिए। लोग अपने आप को घरों में कैद कर लेते हैं, जैसे इसको नहीं देखना है, लेकिन देखना है। सुना आपने, चंद्र ग्रहण को लेकर कई सारी मान्यताएं भी हैं, जैसा मैंने कहा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। चंद्र ग्रहण पर क्या करें, क्या ना करें। ग्रहण में भगवान का भजन आप करें। बचे हुए खाने में ग्रहण से तुलसी डालें शुद्ध करने के लिए। ग्रहण के बाद स्नान भी करें। घर और मंदिर की साफ सफाई भी की जाती है। घर में गंगाजल का छिड़काव कर उसे भी शुद्ध कर सकते हैं। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें, मंदिर के कपाट ना खोलें, ग्रहण के वक्त पूजा पाठ ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करना भी गलत माना गया है। नुकीली चीजों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। और इसे लेकर अलग अलग ज्योतिष ने भी यही कहा है कि आप ग्रहण से बचें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे देश के कई राज्य हैं जो इस समय बारिश की वजह से परेशान हैं दर्शकों, और उनकी तस्वीर आज हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय भी हालात ठीक नहीं है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, चंबा में एक पेड़ गिर गया और ऐसे कहीं भी किसी भी क्षण हादसा हो सकता है। आप अगर आसपास हैं कहीं सड़कों के तो सावधान रहिए, क्योंकि हर जगह पहाड़ पर कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर पेड़ गिर रहा है। अब आपको एक और तस्वीर बताता हूं मैं, उत्तरकाशी से तस्वीर आई है, देखिए आप, इस सैलाब का पानी देखिए, ये जलजला देखिए आप, ये कई लोगों को अपने साथ बहा ले गया है। जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये भी इसके साथ बहकर चली गई। अब मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं हरियाणा के बहादुरगढ़ की, देख रहे हैं आप, ये कार है दर्शकों, और ये सारी की सारी कार पानी के अंदर डूब गई। फुल फ्रेम दिखाइए जरा से, ये देखिए आप, इनकी संख्या देखिए, इतनी कार है यहां पर, पूरी की पूरी कार पानी के अंदर समा गई हैं। जितनी भी आपको कार दिख रही है, देखिए आपको टॉप एंगल से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब इन कारों के अंदर तक पानी भर गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, पंजाब में और अलग अलग जगह पर बाढ़ आई हुई है, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। कई जगह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को खाने की दिक्कत है, पीने की दिक्कत है, इसलिए पानी और खाद्य सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। अब मैं आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखें, ये अक्षरधाम के आसपास का इलाका है, और आप देखिए पूरी दिल्ली में बारिश की वजह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये टॉप एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं। पंजाब में इस वक्त हालात खराब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे और वहां का दौरा करेंगे, क्योंकि वहां पर किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज हमने सूत्र लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। बुद्धिमान और मूर्ख में यही अंतर है दर्शकों, कि बुद्धिमान रद्दी से रद्दी चीज को अपने बुद्धि कौशल से उपयोगी बना लेता है, और जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख इंसान, वो अच्छी से अच्छी चीजों को विपरीत बुद्धि से, कौशल से पीड़ादायक बना लेता है। और बुद्धिमान व्यक्ति काजल को आंख में डालता है, और जो मूर्ख इंसान होता है वो काजल को मुंह पर लगा लेता है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है, अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है। भारत की बात है मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत। MD
MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।